नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के प्रति समर्थन के लिए वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व मृदा दिवस आज मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज शाम जापान का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 34% से अधिक मतदान होने की खबर है। राज्य में 14 जिलों की 93 सीटों पर सुचारू रूप से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 69 महिलाओं सहित 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की 182 सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, आप गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में हैं, वहां मतदान की क्या स्थिति है? देखिए कनक, मैं इस समय छोटा नागपुर जिले के केवड़ी मतदान केंद्र पर हूं। ये वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ जबरदस्त उत्साह है लोगों के बीच में। मैं सुबह से जितने इलाकों में गया हूं, ये आदिवासी क्षेत्र के इलाके, घने जंगलों के बीच ये पोलिंग बूथ हैं। मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूं वो ग्रीन बूथ है, यानी कि जहां पर सब कुछ इको फ्रेंडली जो है वो सारे मतदान केंद्र के अंदर सामान इस्तेमाल किए गए हैं। सजावट भी बिल्कुल इको फ्रेंडली की गई है और बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर अभी भी कतारों में खड़े हैं। जबरदस्त तरीके से पोलिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 12 बजे तक छोटा उदयपुर जिला जो है वो पूरे इस चरण के सभी जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मतदान में उसका सबसे ज्यादा प्रदर्शन था और जिस तरीके की भीड़ है उससे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान वाले जिलों में ये शामिल रहेगा जिला। जी कनक। राज्य के शहरी क्षेत्रों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन आपने इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह की चुनौतियां महसूस की हैं? आदिवासियों के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट कर रहे हैं। आज जो मतदान हो रहा है उसमें खासतौर पर विकास को लेकर के, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के और शिक्षा की मांग को लेकर के, तो ये उनके प्रमुख मुद्दे हैं। और आसपास की कई जिले जो हैं वो आदिवासी बहुल हैं। पंचमहल हमारे बगल का जिला है जहां पर गोधरा सीट भी है। उसके अलावा दाहोद जिला है जिनमें काफी जो है ट्राइबल्स रहते हैं। तो ट्राइबल्स का बहुत ये गहरा क्षेत्र है और यहाँ पर जो है बहुत ही उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। अब बात करते हैं मेहसाणा में मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, मतदान कैसा चल रहा है? मानस, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कनक। हाँ, मतदान कैसा चल रहा है? जी कनक, यहाँ मैं अब मेहसाणा विधानसभा सीट के संस्कृत प्राइमरी स्कूल में हूँ। स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ मतदान सुबह से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। लोगों में काफी उत्साह है और मौसम भी साफ है, सुहाना मौसम है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे मतदान करने आए हैं और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कनक, मानस, इस चरण में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है? देखिए, इस सीट को अगर इस सीट पे, खासकर इस सीट पे बात करें तो ये जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल का घर माना जाता है, लेकिन इस बार नितिन पटेल चुनावी मैदान में नहीं है। तो भाजपा ने यहाँ पे मुकेश कुमार पटेल को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से पीके पटेल है और आप भी मैदान में है और दिशन भाई पटेल आपके उम्मीदवार है। कुल मिलाकर 13 उम्मीदवार है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने की यहाँ पे संभावना है। तो हम लोग को 8 तारीख को पता चलेगा आखिर में नतीजा क्या निकलता है। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद मानस। और अब बात करते हैं अपनी संवाददाता अपर्णा खुंड से। अपर्णा, आप किस निर्वाचन क्षेत्र में हैं? कनकलता, मैं अभी अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में आए एक मतदान केंद्र पर हूं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घाटलोडिया इस चरण का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लोग सुबह से ही यहां पर बड़ी संख्या में आने लगे हैं।
इस सीट से चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही शहर के रानीप इलाके में वोट डालने के बाद लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की थी। तो गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी आज अहमदाबाद में अपना वोट डालने के बाद लोगों से मतदान के लिए अनुरोध किया था। अपर्णा, अब तक कितने प्रतिशत मतदान की खबर है? पहले चरण के चुनाव में अपेक्षा से कम मतदान हुआ था, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। लेकिन अंतिम चित्र के लिए हमें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल राज्य के मध्य इलाकों की तुलना में उत्तरी जिलों में मतदान का प्रतिशत अधिक है। कनकलता। धन्यवाद अपर्णा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। 1 बजे तक उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर 31% से अधिक, रामपुर विधानसभा सीट पर 19% और खतौली में 33% से अधिक मतदान की खबर है। बिहार में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 37%, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर लगभग 60%, ओडिशा में पद्मपुर सीट पर करीब 47% और राजस्थान के सरदार शहर में 36% से अधिक मतदान की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। बैठक में श्री मोदी पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में पार्टी की भावी नीतियों पर चर्चा और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के प्रति समर्थन जताने के लिए विश्व के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका बहुमूल्य समर्थन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शक्ति के स्रोत के रूप में काम करेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दायित्व का निर्वहन करते समय श्री मैक्रों से सलाह मशवरा करने को वे उत्सुक हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान ने विश्व की खुशहाली में योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल के बधाई संदेश के लिए भी आभार व्यक्त किया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत की प्राथमिकताओं में G20 भागीदारी की ही नहीं बल्कि विश्व के गरीब देशों की वे आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज उदयपुर में G20 शेरपा बैठक के दूसरे दिन प्रमुख संबोधन में श्री कांत ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए श्री कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को भी भारत विशेष प्राथमिकता देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज राजस्व गुप्तचर निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहयोगी देशों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी भी उपस्थित थे। आज विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। ये दिवस मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सरकार मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। इसमें सरकार 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों पर ई-कैटलॉग जारी करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब विश्व कप फुटबॉल की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। विश्व कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल में रात 8:30 बजे जापान का मुकाबला क्रोएशिया से और देर रात 12:30 बजे ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। ब्राजील का दक्षिण कोरिया पर पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड गैब्रियल जीसस और डिफेंडर एलेक्स टेल्स चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। डैनिलो और एलेक्सेंड्रो का भी खेलना तय नहीं है, लेकिन 5 बार के चैंपियन ब्राजील के लिए अच्छी खबर यह है कि स्टार खिलाड़ी नेमार अब फिट हो गए हैं। उधर जापान के नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उसने ग्रुप स्टेज में प्रभावशाली प्रदर्शन से स्पेन और जर्मनी को हराया। लड़खड़ाते हुए अंतिम 16 तक पहुंची क्रोएशिया की टीम को अब कमर कसने की जरूरत है। जापानी स्ट्राइकर क्रोएशिया की कमजोर मिडफील्ड का फायदा उठाना चाहेंगे। जापान अगर आज भी अपनी लय बरकरार रख पाता है तो वह क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच देगा। तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत के अलावा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। पहले दिन कल 3 मैच खेले जाएंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश में तिरुमला पर्वत पर स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची। उन्होंने स्वामी पुष्करणी में पूजा अर्चना की और बाद में श्री वर्षा स्वामी मंदिर में दर्शन किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध कार्रवाई योजना का तीसरा चरण लागू कर दिया है। राजधानी दिल्ली सहित मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के प्रति समर्थन के लिए वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व मृदा दिवस आज मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप फुटबॉल में प्री क्वार्टर फाइनल में आज शाम जापान का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।